मेरे सीटी एस्पिरेंट, आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम डिटर्मिनेंट का वन शॉट करा दीजिए। चैप्टर वाइज जो वन शॉट हम लेके चल रहे थे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तक करा दिया था हमने, डिटर्मिनेंट का मैम वन शॉट करा दीजिए। तो वही लेकर आए हैं, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कवर करेंगे। वन शॉट का मतलब क्या है? क्विक रिवीजन बाय शॉर्ट नोट्स। ये नोट्स संभाल के रख लो, इससे ज़्यादा डिटर्मिनेंट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप कोई भी पेपर दे लो, ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। चलो आ जाओ, डिटर्मिनेंट का ये जो वन शॉट रखने वाला है मेरे साथ कंप्लीट करो, और एंड में सबका मुझे मैसेज आना चाहिए। मैसेज मतलब कमेंट में मुझे प्यार मिलना चाहिए कि मैम गुड एफर्ट, मैं एफर्ट डाल रही हूँ, आप भी एफर्ट डाल रहे हो पढ़ाई के साथ। चलो आ जाओ, क्या रहने वाला डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू होता है। क्या होता है? एक वैल्यू होता है। किसकी वैल्यू होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम अपने लैंग्वेज में बोलें, हम इंडियन हैं, हम हर चीज अपने लैंग्वेज में बोलेंगे प्यार के साथ। वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या ये भी कह सकते हैं अ नंबर इज एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, उस नंबर को डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? हमने क्या बोला? हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, दिख रहा होगा आप लोगों को, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लिखा तो क्या कर दिया? मैट्रिक्स ए को दो डंडों के बीच में रख दिया। देखो, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। और इधर वालों को भी क्या कर दिया? वो जो ट्रे था उस ट्रे को हटा देंगे और दो डंडों के बीच में लिख देंगे। अब डिटर्मिनेंट आपने बोला मैम वैल्यू होता है, ये तो ऐसा भाई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैथ्स में, और वैल्यू दो अलग चीजें हैं। ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बाकी कैसे करेंगे? अब देखो, अगर मैट्रिक्स एक एलिमेंट हुआ, वन ऑर्डर का हुआ, तो हम अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एज इट इज जो भी एलिमेंट होगा, अगर हमने बोला क्या, अगर हमारे पास ये टू एलिमेंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? ये टू ही आ जाएगा। अगर दो ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ तब क्या करेंगे मैम? आ जाओ भाई, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चेक करो क्या लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। हो मैम अगर तीन ऑर्डर का हो तो? अरे रुको, आ जाओ, तीन ऑर्डर का रहेगा तो सबसे पहले याद रखिएगा सिंबल्स। क्या? इसके कुछ साइंस होते हैं, पहला एलिमेंट प्लस साइन, दूसरा एलिमेंट माइनस, तीसरा एलिमेंट प्लस। 3 इंटू 3 का मैक्सिमम पूछेगा आपसे, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने इधर देखो, इधर हमने एलिमेंट लिखा है और इधर हमने साइन लिख दिया है। करेंगे क्या? सेम चीज, डिटर्मिनेंट लिखना है, पहले दो डंडों के बीच में लिख दो। मैम अब आप यहाँ पे कोई भी रो पकड़ के, कोई भी कॉलम पकड़ के बस क्या करेंगे, अपना साइन को लेते हुए एक्सपेंड कर देंगे। मैक्सिमम हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, या जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होते हैं उसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो अगर हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो पहला एलिमेंट क्या है? A11, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, ध्यान से देखो बचेगा क्या? A22, A23, A32, ये बचेगा। फिर दूसरा एलिमेंट R1 में देखो, रो 1 में A1, A11, A12, A13 है, तो हम इनके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब दूसरा माइनस साइन रखता है A12, फिर उसके बाद ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, बचे हुए एलिमेंट लिख देंगे, प्लस तीसरा प्लस साइन A13, ये ढकेंगे, बचा हुआ लिख देंगे। अब अभी बताया दो ऑर्डर का कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस एक्सपेंड हो गया। मैम एग्जाम्पल दिखा दो, आ जाओ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये याद रखना, ये एकमात्र ऐसा डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, आ जाओ, हमने क्या किया, 1 को रखा, इसको ढका, 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 8 का मल्टीप्लाई 6 में, फिर हमने इसको ढका, 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36, 7 का मल्टीप्लाई 6 में 42, फिर हमने प्लस 3 रखा, इसको रखा, 4 का मल्टीप्लाई 8 में 32, 7 का मल्टीप्लाई 5 में 35, सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। आई होप अंडरस्टैंड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2023 में बच्चा इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमने उसमें a से मल्टीप्लाई किया है तो वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? k के पावर n टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? k के पावर n टाइम्स हो जाता है, अगर ऑर्डर n है तो। एग्जाम्पल मैम आ जाओ,
हमने क्या बोला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। हमने क्या बोला, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल दिया क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर भाई गले में वो लगी पड़ी है, ऑफ ऑर्डर 3। तो बोल क्या रहा है कि क्या कह रहा है कि मैंने एग्जाम्पल वैसे लिया हुआ है कि 3k की वैल्यू बताओ, या फिर क्या कह रहा है, 3a की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने क्या कहा, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और जो 3 होगा बच्चा वो पावर n, जो भी हमारी n की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बस यही एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। आ जाओ, अब कोई कहता है, देखो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, क्या कह रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है और ये चीज़ दिया हुआ है, बच्चा ध्यान देना, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ उसको दी हुई है, तो क्या बोल रहा है, k की वैल्यू बताओ। तो k की वैल्यू बताएंगे बच्चा, तो हम 3a को हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तो अब कंपेयर कर दो, k की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। लो भाई, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या रहने वाला है, उसकी बात देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मैम डिटर्मिनेंट के केस में, आ जाओ फटाफट। कुछ नहीं होगा बच्चा, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते वक्त कुछ नहीं करेंगे, x1 y1 x2 y3 x3 y3 लिख देंगे, साथ में तीनों के साथ 3 × 3 का करना है तो 1 1 1 लिख देंगे, डिटर्मिनेंट लगा देंगे, और 1/2 हाफ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट करके पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्यों मैम, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर या सॉरी एरिया ऑफ एनी फिगर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या ले, डिटर्मिनेंट ले लिया, स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब उसी में एरिया एक होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होता है बच्चा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन होगा, उस पर एक पॉइंट गिवन होगा, ध्यान से देखना, उस पर एक पॉइंट x1 y1 गिवन होगा, और एक लाइन होगा जिस पे x2 y2 गिवन होगा। ठीक है, हमारे पास ये 2 लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहा है, आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो थोड़ा 11 का याद करेंगे, एक पॉइंट एक्स वाई मान लेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा या तो y = mx + c जैसा दिखेगा, या तो ax + by + c = 0 जैसा दिखेगा। लाइन के इक्वेशन 2 दिखते हैं प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें 2 दिखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट चाहे कोई भी हो, एक्स वाई हर जगह मौजूद है, तो वही एक्स वाई हम मानते हैं। कुछ नहीं करेंगे, जो पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2 1 1 1, और जो जिसमें हमें चाहिए एक्स वाई के फॉर्म में हमने लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, क्लियर है। और इसको भी हमने क्या, डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब कोलिनियरिटी क्या होता है, कोलिनियर का मतलब हम आपको थोड़ा सा कोरिलेट कराएंगे, जब सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट मीन्स कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा दे, दैट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा दे अगर, तो एरिया ट्रायंगल का एरिया ही जब 0 हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा फिर मैम, तब तो वो एक ही लाइन पे आ जाएगा। इसीलिए कहता है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिखा दो, 0 दिखा दो। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखाओगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 1/2 से जाके 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये। कोलिनियरिटी का ये कंडीशन है कि ये अगर 0 एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा दे तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई होप क्लियर होगा, और इन्जॉय करते हुए पढ़ना, इसको जल्द से जल्द खत्म करने वाले हैं, तो इसका कोई बर्डन दिमाग में नहीं होना चाहिए। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर क्या होता है, ध्यान से रखिएगा, किसी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे, किसी डिटर्मिनेंट्स में जितने एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट से हमारा माइनर होता है। जितने एलिमेंट उतने माइनर, जितने एलिमेंट उतने माइनर, मतलब क्या, हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है। आ जाओ, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स = नंबर ऑफ माइनर। हमारे पास ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमने क्या कहा, ठीक है
उन्होंने हमने क्या बोला, माइनर ऑफ A11 हमें निकालना है, हमें पहले वाले का माइनर निकालना है। जो हमारे A11 प्लेस पे कौन बैठा है, A11 प्लेस पे कौन बैठा है, 1 बैठा है, इसका माइनर क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, वो M11 होगा। इसका मतलब क्या, वो रो और वो कॉलम ढकेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, -3 आ गया। अब माइनर ऑफ A12 M12 हो जाएगा। जो सेकंड प्लेस पे बैठा है, देखो हमने एग्जाम्पल लिया है, सेकंड प्लेस पे बैठा है, वो रो और वो कॉलम ढक देंगे, बचेगा क्या, 4 5 7 8 4 6 7 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 -42 क्या आ गया, -6 आ गया। मतलब पहले प्लेस 1 का माइनर -3, सेकंड का माइनर -6 आ गया। उसी तरह हम A13 निकालेंगे, M13 पहला रो और तीसरा कॉलम ढक देंगे, 4 5 7 8 बचेगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 32 -35, आंसर विल बी -3। करते करते सारा निकालेंगे, लास्ट वाला निकाला हमने M21 M22 M23 आप खुद से निकालेंगे, घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब निकाल लिया हमने लास्ट वाला M33, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए M33 आ गया, लास्ट रो लास्ट कॉलम ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 5 -8 क्या आ गया, -3 आ गया। ऐसे माइनर निकालते हैं। अब माइनर से याद आया मुझे कि माइनर जितने होंगे, जितने एलिमेंट होंगे उतने तो माइनर हो गए, पर जितने माइनर होंगे उतने हमारे कोफैक्टर होंगे। अब ये क्या होता है मैम, आ जाओ कोफैक्टर बताते हैं। अब माइनर निकल गया मैम, तो अब ये कोफैक्टर क्या है मैम, तो कोफैक्टर जो होता है बच्चा, हर माइनर से हर एसोसिएटेड होता है, नंबर ऑफ माइनर इक्वल टू नंबर ऑफ कोफैक्टर होता है। ध्यान से रखेंगे, इस बात को लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका एक फॉर्मूला होता है, माइनर कोई साइन कंटेन नहीं करता है, पर कोफैक्टर एक साइन कंटेन करता है आगे अपने, ठीक है। तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया, ये फॉर्मूला होता है Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i + j Mij। अब हमने बोला चलो C11 निकालते हैं, C11 निकाला, मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, -1 टू द पावर 1 + 1 M11। अब -1 टू द पावर 1 + 1 2 आ गया। M11 क्या निकाला था, चेक कर लो। M11 निकालोगे तो पहला रो पहला कॉलम ढकेंगे, 5 6 8 9, सॉल्व कर देंगे इसको थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, और 45 -42 क्या आ गया आपका, -3 आ गया। चेक कर लो, एक मिनट, 45 -43 -3 कैसे आ गया भाई, गड़बड़ हो गया कुछ तो, ठीक है। आ जाओ, ये 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और ये आ गया -8। अब हमें निकालना है MC1 C12 -1 टू द पावर 1 + 2 M12। अब -1 टू द पावर 3 M12 क्या होगा, बताया आपको, पहला दूसरा कॉलम और पहला रो ढक दिया, 5 6 7 9 रख दिया, सॉल्व कर दिया। -1 का क्यूब माइनस होगा, 4 का मल्टीप्लाई 9 में 36 -42। अब ये अंदर आएगा -6 और बाहर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। हमने यहाँ पे C13 भी निकाला है, -1 टू द पावर 1 + 3 M13, -1 टू द पावर 4 M13, मतलब लास्ट कॉलम फर्स्ट रो ढकेंगे, 4 5 7 8, सॉल्व करेंगे इसको, -1 के पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 32 -35 -3 आ जाएगा। C21 निकाला, C33 निकाला, बाकी सारे के सारे कोफैक्टर जो बच गए हैं 4, वो आपको निकालना है। C22 C23 और C31 और C32 ये आप निकालेंगे और मुझे कमेंट में मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब आप पता है आपको माइनर कोफैक्टर क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है। कौन सा मसला मैम, थोड़ा सा वेट करेंगे। जो मसला है हमारे पास, देखो डिटर्मिनांट, मैंने हमेशा आपको बोला है कि डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स दोनों चैप्टर को एक चैप्टर मान के सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ डिटर्मिनांट अलग पढ़ लिया, मैट्रिक्स अलग पढ़ लिया, दोनों चैप्टर अलग है, वेटेज क्या है। मैंने हमेशा ये बोला है कि डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स को हमेशा एक चैप्टर मान के पढ़ो, कभी भी अलग अलग चैप्टर मान के मत पढ़ो। इसको एक मान के पढ़ोगे तो बर्डन भी कम होगा, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम हो जाएंगे आपके, और डिटर्मिनांट पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स वाला ही है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट निकालते हैं। तो थोड़ा सा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों से मिला के 40 तक पूछता है, 35 से 40 मार्क्स पूछा जाता है। तो 35 से 40 मार्क्स बच्चा 200 में से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इजी भी है। ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड चैप्टर है, ये बहुत प्यारा और बहुत इजी चैप्टर है। चलो देखो क्या यूज़ है,
इनवर्स। क्या है? इनवर्स। मैम ये क्या है? आ जाओ, उसके पहले निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ये क्या बला है मैम? थोड़ा सा समझेंगे एडजॉइंट क्या होता है। देखो, किसी एडजॉइंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ध्यान से। क्या होता है? एडजॉइंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये डिफाइन कैसे होता है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लो और कोफैक्टर से एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर से एक नया कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो उसे कहेंगे एडजॉइंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से तो कोफैक्टर निकाला था हमने, इसलिए हम एडजॉइंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कहेंगे। आ जाओ, क्या बोला हमने? हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। क्या है? हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो कोफैक्टर से मिला होता है। किससे मिला होता है? जो कोफैक्टर से बना होता है ए के। तो हम उसे कोफैक्टर का मैट्रिक्स, हमने बोला क्या? सी आई जे, और हम बस इसी सी आई जे मैट्रिक्स का क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें, तो हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गए हो। अब आप लोग को करना क्या है? देखो, हमने जो कोफैक्टर निकाला है, इन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाओ। जैसे हमने क्या बोल दिया, हम अगर बात करें, अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं, सी आई जे बनाएं, तो क्या हो जाएगा? सी बोल सकते हैं। सी बनाएंगे तो हमने जितना निकाला है उतना लिख दे रहे हैं। कितना निकाला है? -3 6। कितना निकाला है? -3 6। -3 6 के बाद फिर -3 6 चेक करना, प्लस होगा, 1 मिनट, क्या होगा? 32 -3, यस। क्या आ जाएगा? -3 6 आ जाएगा। फिर से 2 1 हो गया, और 2 2 ये आपको निकालना है। n में हमने निकाला है क्या? ये आपको निकालना है। -3 निकाला है। बच्चा एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना है तो बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो बस इस सी का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा? -3 6 -3 6। ये आप निकालेंगे। क्या? ये आप निकालेंगे, क्या आने वाला है? और ये -3। बस यही क्या कहलाता है? ए का एडजॉइंट कहलाता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। ये देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा तुम लोग मैनेज करना, क्योंकि थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टी, बाबा रे बाबा, प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी में से पूछ लिया क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेंगे। क्या है प्रॉपर्टी? आ जाओ। प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट हो चाहे मैट्रिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन एज वेल एज योर एनी कॉम्पिटिशन जिसमें आपका मैथमेटिक्स एडवांस वाला पूछता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए, अगर किसी एडजॉइंट ए में अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है, और साथ में आई एन से मल्टीप्लाई किया तो किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स विल बी सेम, आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये पूछा। दूसरा क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट है, किसी एडजॉइंट में अगर ए से मल्टीप्लाई किया, किसी एडजॉइंट में अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा क्या कहता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाला, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाला या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज किया, बात बराबर है, ये कहता है। दूसरा क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। अगर हम बोले कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि मैम सीधे सीधे ए का डिटर्मिनेंट निकाल के जो पावर है उसको 1 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। n मतलब ऑर्डर, n मतलब क्या? ऑर्डर। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे मैम या तो पूरा सॉल्व कर ले जैसे हमारे पास आता है एक्सपेंड करके, या आपके पास एक और तरीका है मैम, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए
और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो भी ऑर्डर गिवन है, 3 ऑर्डर है या 2 ऑर्डर है, उस ऑर्डर को 1 से माइनस कर दीजिए, वी विल गेट द आंसर, हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब क्या कहता है, चलो ठीक है, अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा कि एडजॉइंट ऑफ ए में अगर फिर से एडजॉइंट ऑफ ए तो निकला, फिर से उसका एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या होगा? तो बोलोगे क्या सब? सिंपल है मैम, कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला हुआ है, देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने पूछा कि एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से एडजॉइंट निकाल के, दैट मीन्स कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? तो मुझे क्या बोलना है कि सिंपल है मैम, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है और उसको ऑर्डर जो था हमारे पास n-1 किया था, बस उसको स्क्वायर कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। कितना इजी है, सब इजी है, तुम लोग भी जो ठानो वो कर लोगे, बस कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। किसी और के सहारे रहोगे तो जिंदगी नौकरों वाली बीतेगी। अगर खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना चाहते हो तो खुद को कामयाब करो, जिंदगी कम पैसे में भले बीते लेकिन राजा वाली होनी चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऊपर 2 उंगली उठा दे, 1 उंगली, 1 भी उंगली नहीं उठाए, 2 क्यों भाई, 2 उंगली उठाए तो मतलब वो विक्ट्री, 1 उंगली उठा दे। ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी लाइफ कामयाब करो। चलो आ जाओ, अब लास्ट है। अब मैंने क्या कहा कि मान लो, अच्छा मैंने एक स्टूडेंट ने पूछा मैम अगर ए बी को मल्टीप्लाई किया और फिर एडजॉइंट निकाला, तो मैंने कहा इतना क्यों करना है, पहले देखो जब भी ए बी को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाल रहे हो तो उससे अच्छा है कि पहले बी का एडजॉइंट निकाल लो, फिर ए का एडजॉइंट निकाल लो, तो एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर करता है, ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज़ है, ये एक चीज़ नहीं है, याद रखना। जैसे कि 2 into 3 दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन a इंटू बी और b इंटू ए बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, ऑर्डर बदल जाता है क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का फंडा ही अलग है। क्या फंडा, रिकॉल करा देते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ए बी पॉसिबल है इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा, याद रखना इस बात को। ए बी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन में तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा। बी ए पॉसिबल होने के लिए भी क्या, बी का कॉलम और ए का रो इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके बी ए भी पॉसिबल होगा। बुद्धि में घुसा, दिमाग में गया? गया तो कमेंट करके बताना यस मैम गया, आपने क्लास में पढ़ा रखा है हमें पहले से। क्लियर हो गया? ए बी का एडजॉइंट या फिर बाद वाले का ए का बी का एडजॉइंट इंटू ए का एडजॉइंट। क्लियर हुआ? आ जाओ, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है मैम ये? अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, ये तो यूं करके चलेंगे, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये वो प्रॉपर्टी है जो बच्चे कहते हैं मैम एलिमेंट्री ऑपरेशन चाह चुका है क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन अब ला दिया गया है आपके सीयूटी के एग्जाम में। क्यों एलिमेंट्री ऑपरेशन अब ला दिया गया है आपके सीयूटी के एग्जाम में? क्वेश्चन मैंने हर बार बोला है कि डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल हर फॉर्म में एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस कीजिए। मतलब क्या कि फॉर्मूले भी एमसीक्यू के फॉर्म में और डेफिनेशन भी एमसीक्यू के फॉर्म में, न्यूमेरिकल तो एमसीक्यू के फॉर्म में शायद कर ही रहे होगे। ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी आप उठाए क्वेश्चन और सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करने में लगे पड़े हो। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को, आंसर को एलिमिनेट करने भी आना चाहिए कि हाँ ये आंसर तो नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, बाकी जो होगा हम चेक कर लेंगे। आज क्या होती है प्रॉपर्टी? कहता है क्या, अगर डिटर्मिनेंट के क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हमने एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमने ये लिया हुआ है। पहला क्या कंडीशन कहता है? पहला कंडीशन कहता है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। क्या बोला हमने? कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जिस कोई भी सिटी नहीं याद है वो मेरे से सीख लेगा, आप भी इंटरचेंज कर दिया तो इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। क्या रहती है? अनचेंज रहती है। द रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। गॉट इट? कमेंट करके बताओ जल्दी।
दूसरी चीज कहता क्या है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, हमने क्या बोला, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, तो इस केस में बच्चा हमने क्या बोला, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, मतलब C तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, C क्या रहेगा, GHI रहेगा, अदरवाइज DEF AB। इस केस में बच्चा डिटर्मिनांट तो सेम रहेगा बट वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। डिटर्मिनांट तो सेम रहेगा बट साइन विल बी चेंज। क्लियर हुआ? कमेंट बताओ फटाफट। चलो आ जाओ। थर्ड क्या कहता है, इफ टू रो और टू कॉलम, भाई इसके लिए हम लेंगे एक नया पेज। क्या कहता है थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट विल से, कहता है क्या, अगर डिटर्मिनांट में A B C E F G, क्या कहता है कि, मैं कहती हूँ महान हस्ती, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनांट की वैल्यू की होएगी, 0 होएगी। ये और ये सेम है तो 0 होएगी। हमारे पास थर्ड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, थर्ड भी हो गया, सेकंड भी हो गया। कहता है क्या कि अगर किसी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ क्या कहता है कि डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनना, हम यही लेके चल रहे हैं। हमने क्या कर दिया, हमने बोला क्या, R1 में KR1 से मल्टीप्लाई कर दिया। चेक करो, इफ कहाँ गया, फोर्थ, if each element of row or column multiply by a non-zero constant then the value of determinant is multiply by k। याद रखना, तो क्या हो जाएगा, हमने की बोला A के, B के, C के, उसके बाद D E F G H I, ये सेम रहेगा। कहता है क्या, अगर हमने ये लिखा तो हम कह सकते हैं क्या, जो डिटर्मिनांट आएगा वो पूरा का पूरा k टाइम्स आएगा। क्या आएगा, k टाइम्स। आपका मन हो आप सेकेंड रो में कर लो, थर्ड रो में कर लो, कॉलम में कर लो, किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के अगर पूरे के पूरे एलिमेंट में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनांट की वैल्यू भी उतने टाइम्स हो जाती है। ये कहता है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्या कहता है, if each row or any column, if each element of any row or any column of determinant is added k times then the corresponding element is की होए भाई, की होए, एक मिनट, एक्सप्लेन सम ऑफ टू। हाँ कहाँ गया, ध्यान से। क्या कहता है, if each element of row, any row or column of determinant is added k times, देखो क्या कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमने बोला क्या कि R1 में हमने 2R2 से ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ध्यान रखना, हमारे पास ये था पहले और डिटर्मिनांट ये था, 2R2 में हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो A प्लस 2D, B प्लस 2E, C प्लस 2F, DEF GHI। डिटर्मिनांट तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। क्या कहता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस केस में डिटर्मिनांट की वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज रहती है। तो पांचवा भी हमारा डन हुआ। 6 हमारा एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई भी रो और कॉलम के एलिमेंट जो है वो एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं सम ऑफ मोर टर्म्स ऑफ, देखो क्या कहता है 6 नंबर वाला। 6 नंबर क्या कहता है कि अगर डिटर्मिनांट A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 है, ठीक है, C1 C2 C3, D1 D2 D3 है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, देखो कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हमने क्या बोला, इसको दो डिटर्मिनांट में सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, C1 C2 C3, D1 D2 D3,
C1 C2 C3 D1 D2 D3 ये सेम रहेगा। बस अब जो दो है ना A1 प्लस B1, तो ये A1 A2 A3 हो जाएगा, ये B1 B2 B3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो जल्दी। सेवंथ प्रॉपर्टी की कहे है, सेवन प्रॉपर्टी कहे है कि अगर कोई मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, अगर कोई डिटर्मिनेंट, हमने बोला क्या, अगर मान लो कोई सेवंथ प्रॉपर्टी डेल्टा हमारे पास ये है 1 2 3 4 5, या सुनो ऐसे है, क्या है 2 4 6 है और ये 7 8 9 है। अगर क्या कहता है दो रो या दो कॉलम सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, अगर प्रोपोर्शन में आ जाते हैं तो हम बताओ बच्चा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। पूछोगे मैम कैसे? हाँ मुझे पता था ये सवाल आएगा, इसलिए मैंने पहले ही पूछ दिया कैसे। 2 कॉमन ले लो ना इधर से भाई, 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा जब 2 कॉमन लोगे तो 1 2 3, 2 कॉमन 1, 2 कॉमन 2, 2 कॉमन 3, 7 8 9। अभी बताया अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज ऑफ एनी 2 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। अब क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, अब क्या कहता है, अब कॉमन सेंस लगाओ यार, क्या कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 है, सारे के सारे एलिमेंट नहीं ऑफ द एनी रो, क्या कहता है कि अगर किसी भी सिंगल रो के एलिमेंट 0 हो जाए, किसी भी सिंगल रो के एलिमेंट 0 हो जाए पूरे के पूरे, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू की होएगा, 0 होगा। समझ में आया? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के पूरे एलिमेंट क्या हो जाए, अगर 0 हो जाते हैं तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आई होप क्लियर हुआ, तो कमेंट करके बताओ क्लियर फटाफट। हाँ इको हो गए मैम, इको आ जाओ बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स की होए है, फटाफट देख लो भाई, ये सिंगुलर मैट्रिक्स की होए है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की होए है। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो कहेंगे दैट में, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो कहेंगे वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स था। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो कहेंगे ये मैट्रिक्स ढीठ था, मतलब ये नॉन सिंगुलर था। क्लियर हुआ क्या? देखो अब इसी के बाद आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आता है। फिर फटाफट लास्ट की चीज़ें हैं, खत्म करें। देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स तब पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर सिंगुलर का केस आएगा तो वहाँ पे इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, और कब? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। इनवर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, और डिटर्मिनेंट भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होंगे, जहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब ये हो गया, क्या होता है ये A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, या ये भी कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट। फॉर्मूला प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर किसी इन्वर्स मैट्रिक्स का दोबारा इन्वर्स करते हैं तो हमें हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अब क्या कहता है कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स निकालें, या फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालें, क्या निकाले? बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालें। ए बी का मल्टीप्लाई करके भाई, ए बी का मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालें, या फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालें, बात क्या है? बराबर है। बात क्या है? बराबर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखेंगे। क्लियर हुई क्या? फटाफट जरा ध्यान से सुनेंगे, क्लियर हुई क्या? अब यहाँ क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, फिर उसका इन्वर्स निकाला, या फिर इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज किया, क्या मैम बात बराबर है? जी हाँ बिल्कुल, बात बराबर है। ये बोलो चाहे ये बोलो, ए का ट्रांसपोज टू द पावर माइनस इन्वर्स, या फिर ए का इन्वर्स या होल ट्रांसपोज, बात क्या है? बराबर है। अब मैम किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज इन्वर्स निकाला, या फिर
इनवर्स निकाल के के से मल्टीप्लाई के बाद बराबर है, बिल्कुल के ए का इनवर्स इज इक्वल टू के, देखो के ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू के ए का इनवर्स होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बोलो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बोलो, बात बराबर है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स होता है। सेकेंड चीज, लास्ट चीज, ए और ए का इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पे आंसर विल बी आइडेंटिटी। क्यों भाई, क्लियर है? कमेंट में बताओ फटाफट। नेक्स्ट चीज एंड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और ये हमारी टॉपिक लास्ट भी है। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमारे पास कुछ सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब कई सारे इक्वेशन आए और एक ही कंडीशन को फॉलो करता है तो उनको हम सिस्टम कहते हैं। पर हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है, पता होगा आप लोगों को, इलेक्शन भी आने वाला है, भरे पड़े हैं सिस्टम में। यहाँ आ जाओ, तो हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। हमने क्या बोला है, a जो है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, हमने ये लिख दिया। x a का मतलब होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x का मतलब होता है क्या, x y z, और b का मतलब क्या होता है d1 d2 d3। अब ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। इन्वर्स निकालना इसमें होता है, x की वैल्यू a इन्वर्स b भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। x की वैल्यू a इन्वर्स b भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। या फिर अभी हमने पढ़ा है क्या, x की वैल्यू ये भी बोल सकते हैं, या a इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। जब ये केस होगा इसका मतलब हमारे पास, जब ये केस होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ये केस होगा इसका मतलब एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस बात पे प्रकाश डाली जाए, क्या डाली जाए, प्रकाश डाली जाए। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 ना हो और हमारा ये वाला केस है। लेकिन इसको हम ये लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को इधर मल्टीप्लाई किया, अगर कहता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए, तब यहाँ पे दो कंडीशन है, 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हुआ तो मतलब अगर इसको हम 0 करते हैं तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हुआ और उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए बी भी 0 हो गया, तो बोलेंगे क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, कमेंट में बताओ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए सिस्टम को तो सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या कहता है कि अगर एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मैम। इसीलिए अगर ये 0 हो रहा है और ये 0 नहीं हो रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 हो लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो, नॉन 0 हो, तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। और साथ में इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेबस था। आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आया हो। मात्र 35 से 40 मिनट में हमने पूरा का पूरा डिटरमिनेंट को वन कॉन्सेप्ट ने ख़त्म किया है, वन शॉट में। तो आप लोगों को अगर ये ये पूरा का पूरा जो वन शॉट था हमारा, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट समझ में आया है और अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट में अपना प्यार मुझे देते हुए जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों के पास जो एबल नहीं है उनके पास भी पहुँचे और उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और प्लीज़ कमेंट में मुझे अपना प्यार देते हुए जाइएगा, बताते हुए जाइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर। अब बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाओगे। मैं हट रही हूँ 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। ये क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग सभी के सभी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। जिस पूरा वीडियो देख लिया, देते हुए जाइएगा इसका मुझे, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगी, सबका आंसर देखूंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, देखते हैं उसमें क्या लेकर आते हैं आप लोगों को डिमांड पे। जो भी आप लोगों को वन शॉट चाहिए उसका भी मुझे डिमांड नीचे बताइएगा कि आपको आप लोग नेक्स्ट वन शॉट किस चैप्टर पे चाहिए, मैं उसका वेट करूंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।